अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आमिर जावेद है। उम्मीद है कि आप सब लोग घर में अपने खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से अपनी लर्निंग कंप्लीट कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे आप लोग। आज हमने फ़िज़िक्स का 10th क्लास का यूनिट नंबर 10 लेक्चर 4 यूनिट नंबर 10 हमने स्टार्ट कर रखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स वाला। और प्रीवियस लेक्चर 3 में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो हमने एक सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड टर्म्स पढ़ी थी, उसके बाद डैम्प्ड ऑसिलेशंस, और डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बाद फिर हमने वेव के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा टच किया था। आज हम उसी वेव के कॉन्सेप्ट को आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर अब जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है वेव मोशन। वेव मोशन में से वेव की डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आपको वो वेव की डेफिनेशन समझ आ गई होगी और वो आपने याद कर ली होगी, लेकिन हम इसको ब्रीफ सा दोबारा एक्सप्लेन करते हैं वेव की डेफिनेशन को। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम to vibrate about their mean position after equal interval of time. Wave is a disturbance in a medium which causes the particles of medium to undergo vibratory motion about their mean position after equal interval of time. Wave किसी मीडियम में पैदाशुदा ऐसे खलल को कहते हैं, ऐसी डिस्टर्बेंस को कहते हैं जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करते हैं मखसूस वक्त के लम्हों के बाद। उन वक्त के लम्हों को टाइम पीरियड कहा जाता है। टाइम पीरियड की डेफिनेशन भी हम कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम वेव मोशन को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इसके बारे में 2 एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं बुक में, उन एक्टिविटीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। वेव मोशन का आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज वेव मोशन। और वेव की डेफिनेशन जैसा कि बताया गया था ये शॉर्ट में आ सकती है। अब वेव की डेफिनेशन करने के बाद उसके यूजेस भी हमने कुछ गो थ्रू किए थे, वो भी शॉर्ट में आ सकते हैं। अब वेव मोशन के बारे में 2 एक्टिविटीज़ हैं, इन 2 एक्टिविटीज़ को हम स्टडी करते हैं। एक्टिविटी 1, स्टूडेंट्स इन दोनों एक्टिविटीज़ का मैं आपको थीम बता दूं। इनका थीम ये है कि जो हमने वेव की डेफिनेशन पढ़ी है कि किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस होती है, उस डिस्टर्बेंस की वजह से मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसी डिस्टर्बेंस को हमने स्टडी करना है कि वेव्स कैसे बनती हैं और वेव्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं। इसमें जो मेन पॉइंट आपको वो समझाना चाहेगा इस टॉपिक में वो ये है कि जब किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस होती है, मीडियम के पार्टिकल्स सिर्फ अपनी ही मीन पोजीशन के आगे पीछे या ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, अपनी ही मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह छोड़कर वेव्स के साथ आगे मूव नहीं करते। यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करते हैं, लेकिन वेव्स के साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स में नहीं जाते। ये चीज़ आपको इस टॉपिक में क्लियर की जाएगी। एक्टिविटी नंबर 1 में क्या है, टेक अ टब ऑफ वाटर। एक पानी का टब लेना है आपने, एक पानी का टब लेकर एक पेंसिल इसमें वर्टिकल रख के इसको ऊपर नीचे आपने वाइब्रेट करना है। पेंसिल को आपने ऊपर नीचे वाइब्रेट करना है, तो आपकी ये जो ऊपर नीचे अप एंड डाउन मोशन है, अप एंड डाउन वाइब्रेशन है, ये क्या करेगी कि इस वाटर के पार्टिकल्स में, इस मीडियम के पार्टिकल्स में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। मीडियम के पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी और इस डिस्टर्बेंस की वजह से इसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी और ये वेव्स अपने सोर्स से आउटवर्ड डायरेक्शन में यानी कि दूसरी डायरेक्शन में मूव करेंगी। और यहाँ पर हमें ये देखना है कि सपोज ये मीडियम का एक पॉइंट
ए। इस पॉइंट ए पर अगर आप कोई रबड़ का कॉर्क रखते हैं या कोई पीस ऑफ पेपर रखते हैं, छोटा सा पेपर का पीस रखते हैं, तो आप देखेंगे कि जब वेव्स इस पॉइंट में से पास करती हैं तो ये पीस ऑफ पेपर अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, लेकिन अपना पॉइंट ए छोड़कर ये आगे या पीछे नहीं जाता। यानी कि ये पीस ऑफ पेपर वेव के साथ आगे मूव नहीं करता, बल्कि अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। ये पॉइंट अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। तो इससे पता ये चला कि वेव मोशन एक ऐसी डिस्टरबेंस है किसी मीडियम में जिसके में मीडियम के पार्टिकल्स सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स की तरफ नहीं जाते, वेव्स के बढ़ाव की सिमत में नहीं जाते। तो इस एक्टिविटी से ये आइडिया होता है कि वेव्स किसी मीडियम में पैदाशुदा ऐसी डिस्टरबेंस को कहते हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स मखसूस लम्हों के बाद, स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी नंबर 2, टेक अ रोप, एक रस्सी आपने लेनी है और उसके एक सिरे को किसी फिक्स्ड एंड, किसी मजबूत सहारे के साथ बांध देना है। और फिर आपने क्या करना है कि किसी कलर्ड मार्कर से उस पर एक निशान लगाना है, सपोज ये P। अब आपने क्या करना है कि अपने इस हैंड को, जिसमें आपने इस रोप को, इस स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, अप एंड डाउन फ्लिप करना शुरू कर देना है, ऊपर और नीचे अपने हाथ को वाइब्रेट करना शुरू कर देना है। तो उससे क्या देखेंगे कि आप एक सीरीज ऑफ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगी आपके हाथ से दूसरे फिक्स्ड एंड की तरफ, वेव का एक सेट मूव करेगा। और आप देखेंगे कि ये पॉइंट P कभी अपनी मीन पोजीशन से ऊपर वाइब्रेट करता दिखाई देगा, कभी आप अपनी मीन पोजीशन से नीचे वाइब्रेट करता दिखाई देगा। तो पता ये चला कि वेव मोशन में जब आप किसी मीडियम को ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, अपने हैंड को फ्लिप करना शुरू करते हैं, तो मीडियम के पार्टिकल्स मखसूस लम्हों के बाद, आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं। और जब ये अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं तो मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़कर आगे पीछे नहीं जाते, बल्कि अपनी ही मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करते हैं। और अगर आप इसको स्लो फ्लिप करेंगे तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर फास्ट फ्लिप करेंगे, तेज़ी से मूव करेंगे, तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और जिस वेव्स के अंदर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से एक आपको प्रूफ मिलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे होल्ड हो रहा है कि अगर आप थोड़ी एनर्जी दे रहे हैं तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम है, और अगर आप ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो इन दो एक्टिविटीज़ से हमें वेव की डेफिनेशन को समझने में मदद मिलती है। इन दोनों एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, उस डिस्टर्बेंस की वजह से जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, और जब मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं तो वेव्स अपने सोर्स से दूसरे एंड की तरफ मूव करती हैं। यानी कि यहाँ पर भी इस पेंसिल वाले सिरे से दूसरे एंड की तरफ वेव्स स्प्रेड हो रही हैं। इसी तरह यहाँ भी डिस्टर्बेंस वाले एंड से दूसरा जो फिक्स्ड एंड है वहाँ पर वेव्स का सेट मूव करता है। इसको कहा जाता है वेव मोशन। और इससे हम कंक्लूड क्या करेंगे, एक छोटा सा कंक्लूजन ज़रूर लिखा करें ऐसे टॉपिक्स में। इससे हम कंक्लूड करते हैं कि जब हम किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उसको वाइब्रेट करवाते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं,
तो मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे या आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं और इस वाइब्रेशन की वजह से, इस वाइब्रेटरी मोशन की वजह से वेव्स एक एंड से दूसरे एंड तक स्प्रेड होती हैं। और यहाँ पर हमें पता ही ये चला कि वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। लेकिन वेव्स मैटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं करती। वेव्स एनर्जी ट्रांसफ़र का ऐसा सोर्स है जिसमें मीडियम के ज़रिए एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, लेकिन मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। मैटर के पार्टिकल्स अपनी ही मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। शॉर्ट क्वेश्चन, differentiate between mechanical waves and electromagnetic waves। स्टूडेंट्स, जब डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आता है तो आपको दरमियान में लाइन लगानी होती है। इसका बेस्ट वे यही है कि आप दरमियान में लाइन लगाएं और एक साइड पे आप लिखेंगे मैकेनिकल वेव्स और एक साइड पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Mechanical waves, the waves which require any medium for their propagation। The waves which require any medium for their propagation। are called mechanical waves। The waves which require any medium for their propagation, वो waves जिनको propagate करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें कहा जाता है mechanical waves। The waves which require any medium for their propagation are called mechanical waves। वो waves जिनको propagate करने के लिए, propagate के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज होता है अशात, स्प्रेड होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो propagation का मतलब waves का स्प्रेड होना, waves की अशात का मतलब भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, स्प्रेड होना waves का। The waves which require any medium for their propagation are called mechanical waves। वो वेव्स जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। और मैकेनिकल वेव्स में साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, waves produced in
स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग। तो ये मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन और साथ 2-3 एग्जांपल्स देना आपके लिए मस्ट है। एग्जांपल्स के बगैर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द वेव्स डू नॉट रिक्वायर any medium for their propagation. The waves do not require any medium for their propagation. वो waves जिनको propagate करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जिनको प्रोपेगेट करने के लिए, स्प्रेड होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उनको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल में लाइट वेव्स, हीट वेव्स, रेडियो एंड टेलीविजन वेव्स, और एक्सरेज। स्टूडेंट्स, ये वो वेव्स होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें आप लोगों ने जब इस शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या इसको याद करना है तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है उन्हें कहा जाता है मैकेनिकल वेव्स, और जिन वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब हम पेपर चेक करते हैं तो हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं और उन्होंने वर्ड टू वर्ड याद किया होता है, लेकिन कन्फ्यूजन की वजह से करते क्या हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन मैकेनिकल वेव्स में लिखी होती है और मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लिखी होती है। तो ये बात आप अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लें कि जिनको मीडियम की ज़रूरत है वो मैकेनिकल वेव्स, और जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं है वो कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करें टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेव्स के बाद डिस्कस किया गया टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स को। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, और मैकेनिकल वेव्स को हमने किस लिहाज से कैटेगराइज किया है, किस लिहाज से हमने इसकी टाइप्स बनाई हैं। इसकी टाइप्स हमने बनाई हैं डिपेंडिंग अपॉन द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, यानी कि टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स डिपेंड कर रही हैं वाइब्रेटरी मोशन की
पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की वाइब्रेटरी मोशन पर, डिपेंडिंग अपॉन द vibratory motion of particles of medium. Depending upon the vibratory motion of particles of medium, मैकेनिकल वेव्स की टू टाइप्स हैं। एक को कहा जाता है जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक को कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। एक को कहा जाता है जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी ट्रांसवर्स वेव्स। स्टूडेंट्स, ये टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स अगर हम इसका पेपर में आने के हवाले से डिस्कस करें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इसमें आप दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, आप ट्रांसवर्स वेव्स को भी एक्सप्लेन करेंगे, आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। और इसके अलावा अगर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देखा जाए, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। वो जैसे जैसे अब शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन, और डेफिनेशन करने से पहले हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। Longitudinal waves, the type of mechanical waves in which the vibratory motion of particles of medium is back and forth along the direction of propagation of waves. The waves in which the vibratory motion of particles of medium is back and forth और बैक एंड फोर्थ के अलावा डेफिनेशन में हम पैरेलल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। The waves in which the vibratory motion of particles of medium is back and forth या parallel along the direction of propagation of waves. The waves in which the vibratory motion of particles of medium is back and forth. Back and forth का मतलब होता है आगे पीछे, या parallel, उसके बिल्कुल parallel along the direction of propagation of waves. इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया कि एक लूज स्प्रिंग जिसको स्लिंकी स्प्रिंग कहा जाता है,
इसके एक एंड को हमने किसी रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच किया और स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच पोजीशन में ले आए। और ये सारा ऑपरेटर्स या तो आप हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रख सकते हैं या हॉरिजॉन्टल बेंच पर भी रख सकते हैं, जो बिल्कुल लेवल होना चाहिए। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जाता है। ये आपने याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का दूसरा नेम कंप्रेशनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जाता है। और इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो पहले बेहतर है कि हम इसकी एक दो एग्जांपल्स लिख लें जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल होती है साउंड वेव्स, और एक ये जो एग्जांपल हम एक्सप्लेनेशन में लिखने लगे हैं, एक्सप्लेनेशन में देने लगे हैं, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन स्लिंकी स्प्रिंग। और स्लिंकी स्प्रिंग से हम ट्रांसवर्स वेव भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ब्रैकेट में आप इसको लिख दें कि व्हेन मूव हॉरिजॉन्टल, तो स्टूडेंट्स हमने एक लूज स्प्रिंग लिया जिसे स्लिंकी स्प्रिंग कहा जाता है। इसके एक एंड को किसी रिजिड सपोर्ट के साथ हमने फिक्स किया और दूसरे एंड को स्ट्रेच करके हमने अपने हाथ में पकड़ लिया, ठीक है। और ये सारा ऑपरेटर्स या तो हम हॉरिजॉन्टल स्मूथ फ्लोर पर रखेंगे या बेंच, हॉरिजॉन्टल बेंच पर रखेंगे। अब हमने क्या करना है कि इस स्प्रिंग को अपने हाथ में पकड़ने के बाद इसे रेगुलर पुश एंड पुल देना है। पुश का मतलब आगे धकेलना और पुल का मतलब खींचना। अब हमने क्या किया कि इसको जब हम रेगुलर पुश एंड पुल देंगे तो जब हम इसको आगे की तरफ पुश करेंगे तो हमारे हाथ के पास जो लूप्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, और बाकी सारे लूप्स वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। तो जब हमने इसको आगे की तरफ पुश किया तो क्या हुआ कि ये इस मीडियम के या स्प्रिंग के लूप्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और हम इस चीज को कहेंगे कंप्रेशन, जिसको C से भी शो किया जाता है। और इसमें क्योंकि कंप्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, इसी मुनासबत से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जाता है। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है डिफाइन कंप्रेशनल वेव्स, तो आपने उसमें परेशान नहीं होना, बल्कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की ही डेफिनेशन और एग्जांपल आपने लिख देनी है। तो यहां पर जब हमने इसको पुश किया तो ये स्प्रिंग के लूप, स्प्रिंग के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ गए, एक दूसरे के क्लोज हो गए। तो इस रीजन को हमने कह दिया कंप्रेशन। अब ये कंप्रेशन रेस्ट पोजीशन में नहीं होता बल्कि आगे मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब ये कंप्रेशन आगे मूव कर रहा है। जब ये कंप्रेशन आगे चला गया तो अब हमने इसको पुल कर लिया, स्प्रिंग को वापस खींच लिया। तो वापस खींचने से स्प्रिंग के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो गए, और जब स्प्रिंग के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं उस रीजन को कहा जाता है रेयरफैक्शन। अब ये कंप्रेशन मूव करके आगे जा चुका है, जबकि इससे आगे भी नॉर्मल रीजन है। तो ये जब हमने इसको वापस खींचा यानी कि पुल किया, तो पुल करने से क्या हुआ कि ये जो मीडियम के पार्टिकल्स थे, ये जो स्प्रिंग के लूप्स थे, ये एक दूसरे से दूर हो गए।
और यहाँ पर एक रीजन प्रोड्यूस हुआ है जिसे रेयरफेक्शन कहा जाता है और स्मॉल आर से आमतौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये कंप्रेशन। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम इसको रेगुलर पुश एंड पुल देते रहेंगे, रेगुलर पुश और पुल करते रहेंगे। जब हम इसको पुश करेंगे तो मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, और जब मीडियम के लूप्स, स्प्रिंग के लूप्स एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे तो वहां पर जो रीजन बनेगा उस रीजन को कहा जाता है कंप्रेशन। और जब हम इसको पुल करेंगे, खींचेंगे, तो वहां पर क्या होगा कि मीडियम के पार्टिकल्स, स्प्रिंग के लूप्स एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, तो यहां पर बनेगा रेयरफेक्शन। तो इस रेगुलर पुश एंड पुल की वजह से स्प्रिंग में कंसेक्टिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस बनते रहेंगे, और ये जो वेव्स हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ये अपने सोर्स से दूसरी तरफ ट्रैवल करती रहेंगी, दूसरी तरफ स्प्रेड होती रहेंगी। तो इस कि अगर हम डेफिनेशन को यहाँ से समझने की कोशिश करें, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जब हम पुश करते हैं तो आगे चले जाते हैं, जब हम पुल करते हैं तो पीछे आ जाते हैं, जबकि वेव्स कंटिन्यूसली टूवर्ड्स राइट फिक्स सपोर्ट की तरफ मूव कर रही हैं। तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, डायरेक्शन ऑफ वेव्स ये आगे की तरफ है। तो यहां पर ऐसे हो रहा है कि दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। जब हम पुश करते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आगे मूव करते हैं, जब हम पुल करते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम पीछे को मूव करते हैं। दिस इज पुश, दिस इज पुल। अब देखें, इन longitudinal waves the particles of medium, the vibratory motion of particles of medium is back and forth along the direction of propagation of waves। तो वो वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स के बैक एंड फोर्थ होती है, यानी कि उसके पैरेलल होती है, उसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, या समटाइम्स उसे हम कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे हमें समझ में आ जाती है कि वेव्स जा रही हैं आगे, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कभी डायरेक्शन ऑफ वेव्स के आगे जाते हैं, कभी डायरेक्शन ऑफ वेव्स के पीछे आते हैं। तो वो वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन डायरेक्शन ऑफ वेव्स के पैरेलल होती है या होती है उसके बैक एंड फोर्थ, उन वेव्स को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, और इसमें साउंड वेव्स और वेव्स प्रोड्यूस इन स्लिंकी व्हेन मूव हॉरिजॉन्टल। अब स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। एक हम टर्म डिस्कस करेंगे कंप्रेशन, the regions where the loops of a medium are closer to each other। where the particles of medium कह लें, या ब्रैकेट में इसको लूप्स भी लिख लें, क्योंकि इस केस में लूप्स हैं। वैसे साउंड वेव्स में एयर पार्टिकल्स होते हैं। द रीजन्स वेयर द पार्टिकल्स या लूप्स ऑफ द मीडियम are closer to each other, are called compressions।
और कंप्रेशंस जहाँ पे ये लूप्स ऑफ द मीडियम एक दूसरे के क्लोज होते हैं और इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद आप डेफिनेशन लिखें रेयरफैक्शंस। The regions where the particles of medium, पार्टिकल्स की जगह आप लूप्स भी लिख सकते हैं, separated apart, are called रेयरफैक्शंस। वो रीजन्स जहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एक दूसरे से दूर होते हैं, सेपरेटेड अपार्ट, उसे कहा जाता है रेयरफैक्शन। और रेयरफैक्शन में आप इसको थोड़ा सा दूर करके दिखा दें, इनको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। इन डेफिनेशंस को आप थोड़ा सा चेंज करके द रीजन्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, द रीजन्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, थोड़ा सा इसको कंप्रीहेंसिव भी कर सकते हैं, थोड़ा हम इसको सिंपल भी कर सकते हैं। द रीजन्स वेयर द पार्टिकल्स ऑफ लूप्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टू ईच अदर आर कॉल्ड कंप्रेशंस। द रीजन्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वेयर द पार्टिकल्स लूप्स ऑफ द मीडियम आर सेपरेटेड अपार्ट आर कॉल्ड रेयरफैक्शन। तो इन दोनों डेफिनेशंस के बाद अब इसकी वेवलेंथ की क्या डेफिनेशन बनेगी, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वेवलेंथ की जो डेफिनेशन बनेगी हम वो नोट कर लेते हैं। वैसे वेव्स की वेवलेंथ को ज्यादातर ट्रांसवर्स वेव्स के क्रस्ट और ट्रफ के हवाले से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके हवाले से लिखा जाता है, लेकिन हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के हवाले से वेवलेंथ की डेफिनेशन लिखते हैं। The distance between two consecutive compressions or rarefactions is called wavelength. The distance between two consecutive compressions or rarefactions is called wavelength of longitudinal waves. कंसेक्टिव का मतलब होता है यके बाद दीगरे, साथ वाले। अब ये देखिए, अगर हम ये वेव बनाते हैं, ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। तो ये कंप्रेशन और इससे अगला कंप्रेशन, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वेवलेंथ कहलाता है। इसको लैम्डा से शो किया जाता है। ये लैम्डा जो होता है, ये सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा। और इस ये वेवलेंथ का सिंबल होता है।
तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसी तरह से ये एक रेयरफैक्शन है, ये दूसरा रेयरफैक्शन, इसके दरमियान भी जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा के इक्वल होगा। तो हमने कहा डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस या दो कंसेक्टिव रेयरफैक्शंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे कंप्रेशनल वेव्स की या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वेवलेंथ कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा, वेव मोशन के बारे में पढ़ा, उसके दो एक्टिविटीज़, उसके बाद हमने मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा और उसकी एग्जांपल, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टडी करने के बाद टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, और टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में से आज हमने सिर्फ गो थ्रू किया है कंप्रेशनल वेव्स को या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसे लेक्चर देख के अच्छी तरह से इसको स्टडी करें तो इंशाल्लाह ताला ये आपको समझ में आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसवर्स वेव्स को स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।